अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में, किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग में, किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य की सहमति से। अनुच्छेद 253 के तहत बनाती है कानून। नेक्स्ट, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, संविधान सूची की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। संविधान सूची की विषयों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में संसद की प्रावधान किया गया है। यानी जो ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, उन पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है संसद को। संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद जो है अतिरिक्त विषयों पर भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा कथन सही है? इसको नहीं, अगला देखेंगे। नेक्स्ट, कह रहे हैं कौन सी ऐसी, कह रहे हैं निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। तो इसको समझ लीजिए, कोई धन विधेयक अगर लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। कोई धन विधेयक अगर लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा ने उसमें संशोधन किया है, तो उसे तब पारित समझा जाएगा जब लोकसभा इसे दोबारा संशोधन स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए अगर उसको पास कर देती है तो धन विधेयक को पारित मान लिया जाएगा या पारित समझा जाएगा। अनुच्छेद 109 में ये बात बताई गई है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है याल्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना। अध्यक्ष जो है सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है याल्डिंग द फ्लोर, या इसको कहते हैं बैठ जाना, बैठ जाना। नेक्स्ट, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि अधिकतम 1 घंटे हो सकती है। 0 आवर भी कहा जाता है इसको। यह सामान्यतः 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। अगर शून्यकाल में कोई मामला उठाना है तो सदस्य प्रतिदिन जो है पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है।
वर्तमान में शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। शून्यकाल के दौरान जो है 20 मामले उठाए जा सकते हैं, यानी जो 0 आवर होता है 12 से 1 बजे का समय, इस बीच में जो है शून्यकाल के दौरान जो है 20 मामले उठाए जाने की अनुमति प्राप्त है। 20 ही मामले उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बता रहे हैं, जबकि राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते। अच्छा, लोकसभा वाले जो है 20 मामले उठा सकते हैं, लोकसभा को 20 मामले उठाने का अधिकार है, और राज्यसभा 7 से अधिक मामले नहीं उठा सकती है, यानी 7 मामले जो है राज्यसभा उठा सकती है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। तो हमने भी आपको बताया शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत की देन है, और यह समय जो होता है 12 से 1 बजे का होता है। इसमें जो है जो भी मामले उठाने होते हैं वो जो है अध्यक्ष को 10 बजे पहले ही बता दिए जाते हैं, और इसमें जो है लोकसभा जो है 20 मामले उठा सकती है, और राज्यसभा 7 से अधिक मामले नहीं उठा सकती। मतलब 20 मामले तक लोकसभा से उठाए जा सकते हैं, और राज्यसभा से 7 मामले तक उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम या अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटे। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, ये कथन सही है। लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिनों तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है 14 दिनों तक। नेक्स्ट, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर। 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? लोकसभा में। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है, जब संसद के दोनों सदनों
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है या पेश किया जाता है तो उसे पारित होना चाहिए उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। जब कोई विधेयक जो है ज्वाइंट सेशन में पेश किया जाता है तो उसको जो है उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। इसमें पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधेयन तक ही सीमित है। संविधान संशोधन यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, यानी संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, केवल सामान्य विधेयक के लिए ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। यदि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। इसमें बताए हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यपगत नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रपति ने जो है संयुक्त सत्र के लिए जो है अधिसूचना जारी कर दी है, अगर लोकसभा विघटित भी हो जाती है तब भी संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, तब भी संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और ये जो है ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठकों में लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? स्पीकर। कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? स्पीकर। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, कथन पर विचार करना है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। सही है। नंबर 2, लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। ये भी सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ये भी सही है। तो ये तीनों कथन इसमें सही हैं। इसको ये बात ध्यान रखना कि जो संयुक्त ज्वाइंट सेशन जो पहला बुलाया गया था 1961 में बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ज्वाइंट सेशन जो पहला बुलाया गया था 1961 में दहेज निरोधक विधेयक को पास कराने के लिए। ठीक। और दूसरी जो ज्वाइंट सेशन बुलाई गई है वो बुलाई गई 1978 में बैंक सेवा आयोग के लिए। दूसरा ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है बैंक सेवा आयोग के लिए 78 में। फिर तीसरा ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है आतंकवाद निरोधक विधेयक को पास कराने के लिए 2002 में। तीसरा ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 को पास कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सही है। चौथा कथन इसमें सही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है साधारण विधि निर्माण को पारित करने के लिए। साधारण विधि निर्माण को पारित करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ये बात एकदम सत्य है। तो 1 नंबर इसमें केवल सही है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो कोई कानूनी जो विधेयक है वो दोनों में से संसद के एक पटल पर, चाहे राज्यसभा में रखा जाए चाहे लोकसभा में, कानूनी विधेयक जो है, कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से संसद के एक पटल पर। आगे बताए हैं, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों
सदनों में से एक पटल पर रखा जा सकता है। यदि धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित विधेयक है तो मात्र राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक है तो लोकसभा में, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित विधेयक है तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कह रहा कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा में लंबित कोई विधेयक अपने 17वें पर व्यपगत हो जाता है, ये गलत है। नंबर 1 गलत हो गया। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वें पर व्यपगत हो जाता है, ये गलत है, तो 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा क्या है? राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, ये सही है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत या समाप्त नहीं होगा, तो सही है, ये बात सही है। अगर राज्यसभा में कोई विधेयक लंबित है और लोकसभा जो है लोकसभा से पारित नहीं हुआ है, और लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो वो जो है बिल जो है समाप्त नहीं होगा, बिल जो है नई लोकसभा जब आएगी तो पास हो जाएगा। नेक्स्ट, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। सभापति तो सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति सदस्य होता है ना, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, तो ये कथन सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी मतदान कर सकते हैं, तो कथन ये दो नंबर कथन सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य जो है मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारतीय संसद की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो इसमें है नियंत्रण होता है संसद का, इसको समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम आर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धन तब तक निर्गमित नहीं किया जा सकता जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखना कि जो भारत की संचित निधि है उससे धन निकालने का अधिकार केवल संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में, भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। भारत की संचित निधि से
निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का, भारत की संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। क्वेश्चन है, कौन सा भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। तो इसको देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भरित व्यय इस प्रकार है। कौन कौन से लोगों को जो है भारत की संचित निधि से जो है वेतन मिलता है, इसको हम जानेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को मिलता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में, इसको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को भी मिलता है भारत की संचित निधि से ही धन, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो नंबर 1 पे हो गए आपके राष्ट्रपति, नंबर 2 पे राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संचित निधि से धन प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन और उच्च न्यायालयों को दी जाने वाली पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन और सीएजी का वेतन भत्ता, सीएजी का वेतन भत्ता भी भारत की संचित निधि से भरित होता है। इसको ध्यान रखना। कैग, सीएजी को वेतन यहीं से मिलता है। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता पेंशन और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन यहीं से मिलती है। तो हमने ऊपर से बताया किसको किसको, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सीएजी को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन मिलता है भारत की संचित निधि से, और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको पेंशन भी भारत की संचित निधि से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि से निधि पर भरित नहीं है? तो इसमें जो है लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। यही गलत होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का वेतन भरण होता है वो होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भरित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। प्रधानमंत्री को जो वेतन और भत्ता मिलता है वो भारत की संचित निधि से नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखना। भारत की संचित निधि से नहीं मिलता है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है, अध्यक्ष के वेतन भत्ते जो है ये भारत की संचित निधि से ही मिलते हैं इनको। जैसे सीएजी को मिलता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राष्ट्रपति को और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री को वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से नहीं मिलता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है संघ की सरकार के विषय में कथन नंबर 2 सही है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। कह रहे हैं संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। कह रहे हैं संसद के प्राधिकरण के बिना, यानी संसद की अनुमति के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आकस्मिक निधि संविधान के अनुच्छेद 267 में है। जैसे भारत की संचित निधि पूछता है तो संविधान के अनुच्छेद 266 में है, और आकस्मिक निधि जो है ये जो है संविधान के अनुच्छेद 267 में है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संसदीय स्वीकृति से पूर्व आकस्मिक निधि को व्यय कर सकते हैं। आकस्मिक निधि को व्यय कर सकते हैं राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति के पूर्व। संसदीय स्वीकृति के पूर्व। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा है आपके संविधान के अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। और अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद जो है 111 में है। विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में है। नेक्स्ट, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। क्या शामिल है? भारत सरकार के उधार लेने का नियमन। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन। भारत के सामयिक निधि की निगरानी। भारत सरकार के उधार लेने का नियमन। भारत के सामयिक निधि की निगरानी। किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें शामिल है भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के सामयिक निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा। उपरोक्त सभी। तो इसको जो है वित्त विधेयक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बता रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम लोग सही नहीं कथन देख लो। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। ये कथन सही नहीं है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, ये कथन सही नहीं है। और कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, ये भी सही नहीं। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, ये भी सही नहीं है। तो दोनों ये कथन सही नहीं है। बाकी सही कथन हम पढ़े दे रहे हैं, उनको देख लो। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। और इसके बाद अगला जो सही कथन है, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है।
गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है ए नंबर। कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत है। ये कथन गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये कथन गलत है। सही क्या है? लोकसभा अध्यक्ष या निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। तो ये सही है। अगला सही कथन कौन सा है? लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है इसमें, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन सही है। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा में भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। धन विधेयक को केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। सही क्या है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होगा। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के लिए या कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट, कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने
या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लिप्त है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लिप्त है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 110 के कोई विषय नहीं है और व्यय से संबंधित विधेयक है तो उसको किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक को जो विधानसभा से प्रथम बार पारित कर दिया हो, कह रहे हैं धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह से अधिक तक नहीं। 3 माह से अधिक तक नहीं। नेक्स्ट, कह रहा है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सा कथन सही है? बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन है बी। संसद को समेकित निधि पर भरित व्यय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को समेकित निधि पर भरित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को समेकित निधि पर भरित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, कह रहा है कि कौन सी विधियां भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? कौन सी विधियां भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो इसमें 1, 2, 3 और 5 सही है। 1, 2, 3 और 5 सही है। तो हम बता दे रहे हैं कौन सी विधियां हैं जो भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। नंबर 1, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का पेश किया जाना। नंबर 2, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। विनियोजन विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। नंबर 3, अनुपूरक अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। नंबर 5, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ये सभी बातें जो है भारत में लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। और ये 4 नंबर सही नहीं है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट को तैयार करने और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रालय का जो है आर्थिक कार्य विभाग ही, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग ही बजट को तैयार करता है और पेश करता है। आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है।
यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। निम्न करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्य को व्यक्ति द्वारा वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपये प्रति वर्ष 60वें संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई है। मतलब वृत्तियों, व्यापार, आजीविकाओं पर जो है केवल जो है कर जो मिलेगा वो 2500 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। यानी संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो इसमें अंतर जो है स्पष्ट है, 2 नंबर इसमें सही है। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? लेखा अनुदान या लेखानुमोदन सरकार के बजट व्यय के पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होती हैं। लेखानुमोदन में सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र संबद्ध होते हैं, जबकि अंतरिम बजट में
व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होती हैं और लेखा अनुदान में व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। अंतरिम बजट जो अंतरिम बजट होता है उसमें व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होती हैं और लेखा अनुदान में बजट के व्यय पक्ष मात्र संबद्ध होता है। मतलब इसमें केवल व्यय दिखाया जाता है लेखा अनुदान में केवल व्यय दिखाया जाता है, लेकिन अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों सम्मिलित होती हैं। यही अंतर है लेखा अनुदान और अंतरिम बजट में। लेखा अनुदान में केवल व्यय पक्ष मात्र संबद्ध होता है, मतलब व्यय पक्ष ही दिखाया जाता है लेखा अनुदान में, लेकिन अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट, बजट सामान्य वित्तीय विधायन के चरण में देखेंगे हम। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। फिर से देखेंगे, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक का पारित होना, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना। तो सबसे पहला जो बजट का सामान्य चरण है, सबसे पहला चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पे चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, फिर वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, फिर वित्त विधेयक को पारित करना। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, फिर वित्त विधेयक को पारित करना। नेक्स्ट, लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखानुदान बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान को बनाया गया है। नेक्स्ट, कह रहे हैं संसद के विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कौन कौन से मामलों में अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाना है तो पहले जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। तो वो विधेयक कैसे मामलों का विधेयक होगा जिसमें राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ती है? पहला, अगर विधेयक जो है नवीन राज्य के गठन से संबंधित है, नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, अगर राज्यों की सीमाओं में फेरबदल किया जा रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो ये सभी मामले ऐसे हैं, अगर इन पर विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आएगा। जैसे नवीन राज्य के गठन से संबंधित, कराधान विधेयक से संबंधित, कराधान विधेयक, ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों के हित निहित हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। किसका संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संबंध जो है संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, तो ध्यान रखना, कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है। नेक्स्ट, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? इंपॉर्टेंट है, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? नंबर 1 स्थगन प्रस्ताव, नंबर 2 प्रश्नकाल, नंबर 3 अनुपूरक प्रश्न। तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के जरिए संसद जो है मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के जरिए। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के जरिए संसद मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, इसको जान लीजिए। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक पर बहस को बंद कर देना गिलोटिन कहलाता है। विधेयक पर बहस को बंद कर देना यानी किसी भाग पर चर्चा नहीं करना। विधेयक पर बहस को बंद कर देना या किसी भाग पर चर्चा न करना संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन कहलाता है। विधेयक पर बहस बंद कर देना संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन कहलाता है। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये गलत है। लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या है? नीति निम्नोदन प्रस्ताव। नीति निम्नोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, नीति निम्नोदन प्रस्ताव कहते हैं। नीति निम्नोदन प्रस्ताव क्या होता है? बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। अच्छा, मितव्यता प्रस्ताव, बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। मितव्यता प्रस्ताव, बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, मितव्यता प्रस्ताव। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, इसको कहते हैं सांकेतिक प्रस्ताव। बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिए जाए, सांकेतिक प्रस्ताव। बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, मितव्यता प्रस्ताव। और बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, नीति निम्नोदन प्रस्ताव। नीति निम्नोदन प्रस्ताव। नेक्स्ट, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। ये निर्धारित की गई है 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वें संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति की जो कानूनन जो है जिसको वयस्क माना गया है उम्र होती है 18 वर्ष। एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है जो है 18 वर्ष। नेक्स्ट, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा।
रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कौन सा कथन सही है, तो इसमें जान लो। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट कथन देखेंगे, तो इसमें 1 और 2 कथन सही है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो 1 और 2 सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। नेक्स्ट, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? स्थगन। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, क्या सही है? 1 और 3 सही है। तारांकित प्रश्नों के विषय में उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, संघ सरकार के विषय में कथन नंबर 2 सही है। इसमें संघ सरकार के विषय में यानी केंद्र सरकार के विषय में कथन नंबर 2 सही है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये कथन सत्य है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। 2 नंबर सही है। गलत कौन सा है? कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों का सर्जन करता है। गलत है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर नहीं करता है। ये राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों को विभाग आवंटित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को विभाग आवंटित होते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। 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 भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ये मनाया गया था 13/5/2000 को। 13/5/2002 को। देखो लोकसभा, ये जो है संसद का जो है 13 मई को प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, 13 मई 1952 को। कुल मिला के 13 मई 2002 को संसद ने जो है अपने 50 वर्ष पूरे किए थे। 13 मई 2002 को संसद ने अपने 50 वर्ष पूरे किए थे 13 मई 2002 को। तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया।
उनका कार्यकाल 1925 से 30 तक रहा। तो इसको ध्यान रखना, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर चुने गए थे 1925 में, विट्ठल भाई पटेल।